नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। खबर गुमला से है, जहां बिरसा मुंडा एग्रो पार्क में चोरी छिपे पार्क के अंदर शराब पीते कुछ नाबालिग लड़कों को प्रबंधक ने रंगे हाथों पकड़ा और छात्रों को जमकर फटकार लगाई गई। इस दौरान प्रबंधन ने जुर्माने के तौर पर छात्रों से पार्क परिसर में 10-10 पौधे लगवाए। साथ ही कान पकड़कर छात्रों ने उठक बैठक भी की और भविष्य में इस प्रकार की गलती दोबारा नहीं करने की छात्रों को नसीहत दी गई। साथ ही छात्रों ने इसका भरोसा भी दिया है। ठीक। धनबाद में खनिज संपदा की लूट की होड़ मची हुई है, जिसे जहां मौका मिल रहा है खनिज संपदा को लूटने में लगे हुए हैं। वैसे तो कोयले के अवैध कारोबार के लिए धनबाद बदनाम है, लेकिन इन दिनों बालू की अवैध तस्करी धड़ल्ले से जारी है। पीला सोने का अवैध कारोबार से धनबाद में कई लोग धन कुबेर बन बैठे हैं। हैरानी की बात यहां पर यह है कि रोजाना करोड़ों रुपए के बालू के इस अवैध कारोबार में जिले के खनन विभाग की भूमिका भी संदिग्ध है। जीटी रोड पर दिन हो या रात ट्रैक्टर और हाईवे के जरिए बेधड़क बालू की तस्करी जारी है। वहीं विधायक राज सिन्हा ने इस पर कहा कि धनबाद में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य भर में लूट मची हुई है। कहाँ ले जा रहे बालू? यहाँ ले जा रहे हैं आपको जाके। कहाँ? ये पहाड़ी के आगे। ये थाना सेठ है आपको, अलगडिया थाना? हाँ। क्या लेता पैसा? पैसा देते हैं आपको जाके, मालिक देता। किनको देता मालिक? थाने वाले के स्टाफ को देता है। थाने वाले को? तो जिला क्या पूरे झारखंड की यही स्थिति है। कितना बार विधानसभा में भी यह विषय उठा, बालू का भी, और हर बार मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के खान मंत्री वही हैं। ये लोग हमेशा इसी तरह से गोल मटोल बात करते हैं कि हाँ वैसे है, थाना को बोल दिया गया है, कोई अवैध कारोबार नहीं होगा। खास करके ग्रामीण जो ट्रैक्टर से छोटे छोटे स्तर पर अपने घर निर्माण के लिए बालू ले जाते हैं, उनको नहीं कोई तंग करेगा। उसमें जहाँ से शिकायत प्राप्त हो रही है जिले को, और पिछले 15-20 दिनों में कई FIR अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज हुई हैं। टुंडी क्षेत्र में दर्ज हुई है, निरसा में दर्ज हुई है, पूर्वी टुंडी में दर्ज हुई है, बागमारा क्षेत्र में दर्ज हुई है। तो वो हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जहाँ से भी शिकायतें आ रही हैं उनमें जांच करके मानसून अवधि में किसी भी तरह का उठाव चूंकि नहीं होना है, तो उसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए और अनिवार्य FIR। और ठंड का मौसम आते ही गोड्डा में सड़क किनारे चादर और कंबल की दुकानें सज गई हैं। दुकानदार यहां कुछ महीने दुकान लगाते हैं और फिर दूसरे शहर में पलायन कर जाते हैं। दुकानदार बताते हैं कि 6 महीने तक उनकी दुकान चलती है और फिर वह वापस अपने शहर की ओर लौट जाते हैं। दुकान का जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव झा ने। गोड्डा जैसे शहरों में भी पलायन कर लोग आने लग जाते हैं। पलायन की वजह ये होती है कि अपने रोजगार के साधन को ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से गोड्डा जैसे शहर में जो मजदूर हैं या कई दुकान लगाने वाले हैं वो आने लगते हैं। और कम्बल को लेकर, यानी कि जब ठंड बढ़ती है तो जब रोजमर्रे की जिंदगी में जरूरत पड़ती है कि चादर कंबल की दुकानों पर आप जाते हैं, मॉल में खरीदते हैं, खरीदारी करने के लिए जाते हैं, तो आपको ये छोटी छोटी दुकानें भी बाजारों में दिखती होंगी। तो हम आज आपको यही दिखाने के लिए आए हैं कि ये दुकानदार कहाँ से आते हैं और कितनी मशक्कत के बाद जो है दुकान यहाँ पर लगा पाते हैं। इनके पास कंबल, तकिए, चादर, बेडशीट के साथ साथ जो टेडी बियर है वो भी है। लेकिन हम इनसे बातचीत करेंगे कि कितने दिनों से ये बता रहे थे कि करीबन 6 महीने तक दुकान चलती है, उसके बाद घर ही बैठते ही और इसी की कमाई से फिर जो है पूरा साल जो है वो इनका गुजर बसर होता है। हमारे साथ एक भाई साहब है, सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। क्या नाम है भैया? समीर अंसारी। कहाँ घर है आपका? हमारा मुरादाबाद से आगे पड़ता है, बिलारी। तो मुरादाबाद से गोड्डा कैसे आए? ये मालिक को जानकारी है, उन्होंने तो हमें सैलरी पे बुलाया, हम तो सैलरी पे आए हुए हैं। कितने सैलरी मिलती है? हमको मिलती है 10,000 सैलरी महीना। सिर्फ यहाँ कंबल बेचने सिर्फ कंबल बेचने का है, चाहे वो 20,000 का बिके चाहे दिन में नहीं बिके। तो ये भाई साहब हैं जो उत्तर प्रदेश से आए हैं और बताते ये हैं कि किस तरीके से तकलीफ में रहकर भी कमाई करनी पड़ती है, क्योंकि इन्होंने बताया कि ठंड का मौसम जरूर है, लेकिन इन्हीं कंबलों के बीच में ये अपना आशियाना बनाते हैं, इन्हीं कंबलों के बीच में ये अपना घर बनाते हैं, इन्हीं कंबलों के बीच में ये खाना पकाते हैं और फिर शाम के 7 बजे के बाद यहाँ जो है वो विश्राम करते हैं। इन्होंने बताया कि अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से, जैसा कि बताया कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से ये दुकान लगाने के लिए यहाँ पर आए हैं और कोशिश ये की जाती है कि अधिक से अधिक कमाई की जाए ताकि अगले 6 महीने का जो समय हो इनका वो अच्छे तरीके से कट पाए। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा।
खबर गिरिडीह से, जहां पर गिरिडीह कॉलेज के बाहर लगभग आधा दर्जन सीनियर लड़कों ने अपनी दबंगई दिखाई है। रैगिंग के नाम पर 2 युवकों को मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि पचंबा थाना क्षेत्र के माथाडीह निवासी आर्यन सिंह और उसका भाई सौरभ चंद्रवंशी क्लास करने के लिए कॉलेज गया हुआ था। तभी कुछ युवक दबंगई दिखाने लगे और मारपीट करने लगे। साथ ही 20,000 रुपए नगद, अंगूठी, चेन और मोबाइल लेकर फरार हो गए। तो उसके बाद कुछ सीनियर लड़के लोग आए हुए थे। 2 बाइक में, एक अपाची था और एक पल्सर था। तो दोनों में 2-2 लड़के बैठे हुए थे। तो हम फॉर्म नहीं होते, फॉर्म मिल रहा था वोटर कार्ड बनाने के लिए, तो हम अप्लाई करने के लिए गए थे। सीनियर लोग रैगिंग करना चालू किए वहाँ पे, और वो सब शायद वहाँ के स्टूडेंट थे नहीं। वो लोग मतलब कि वहाँ पे पूछताछ करने लगे, हम लोग से क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो हम बोले यहाँ पे कि हम लोग अप्लाई करना है वोटर कार्ड के लिए। तो बोलने लगा कि यहाँ पे होता है कि नहीं होता है। तो हम बोले कि भैया हमको खुद नहीं पता, इसलिए पता ही कर रहे हैं। तो हम भैया से जब जानने लगे वो सब, तो हम बोले भैया कुछ बोल रहे थे क्या। तो उन लोग वहीं पे दादागिरी करना। और खबर लातेहार से है, जहां बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बार फिर से संवेदनाएं तार-तार हुई हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यहां अस्पताल में मौत होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की, जिसके बाद परिजनों को शव ठेले पर ले जाना पड़ा। दरअसल बसिया पंचायत के टिमराबार के आदिवासी परिवार के चंद्रू लोहरा की तबियत खराब हो गई थी। परिजनों ने उसे बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब मौत के बाद चंद्रू लोहरा के भतीजा टूलू मोहरा ने अस्पताल प्रबंधन से एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई। जबकि जिस वक्त चंद्रू लोहरा की मौत हुई थी, उस वक्त बालूमाथ अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस खड़ी थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एम्बुलेंस के लिए मना क्यों किया गया, और इस वक्त स्वास्थ्य विभाग कटघरे में खड़ा है। डेथ हो गई थी, और खास के वो लोहरा परिवार से या कोई भी हो, जब डेथ हो गया तो उसके डेड बॉडी के लिए ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा सरकार के द्वारा जो है दी गई है, और उसको एम्बुलेंस मिलना चाहिए था। अगर एम्बुलेंस उसको प्रोवाइड नहीं किया गया है तो ये बिल्कुल ही अमानवीय है, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई है। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड में बड़ी तेजी से नशे के बड़े बाजार फैलते जा रहे हैं। यहां बीते लगभग 5 सालों से अफीम की बड़ी खेती प्रखंड के भूभाग पर की जा रही है। अनुमान के मुताबिक 20 से 40 करोड़ का अवैध व्यवसाय नशे की खेप की वजह से होता है। इस साल लगभग 500 एकड़ से अधिक वन भूमि का इस्तेमाल अफीम की खेती के लिए की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने बताया कि आए दिन अफीम की खेती की सूचना पुलिस प्रशासन को मिलती रहती है, जिसके बाद छापेमारी अभियान चलाकर अफीम की खेती को नष्ट किया जा रहा है। क्षेत्र है, और खास करके हमारा जो बिहार से लगा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र है चौपारण थाना का, वहाँ पे जो जंगल एरिया है, वन क्षेत्र है, वहाँ पे हम लोगों को भी गुप्त सूचना मिलती रहती है कि वहाँ पे अफीम की खेती की जाती है। इस तरह का सूचना अभी वर्तमान में हमारे पास प्राप्त हो रहा है। अभी चूँकि सीज़न आ गया है और हमारे पास गुप्त सूचना भी मिल रही है कि इस तरह की अफीम की खेती कुछ लोग अवैध तरीके से कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ से हम लोग के पास सूचनाएं आ रही है, उन जगह पे हम लोग स्पेसिफिक ऑपरेशंस चला करके उन सभी अवैध धंधेबाजों के अगेंस्ट कार्रवाई भी करेंगे और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कानूनन कार्रवाई करेंगे। हजारीबाग में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल पिछले 24 नवंबर को हजारीबाग से गया जा रही बिहार राज्य पथ परिवहन बस की छत पर अवैध रूप से कोयला लोड कर चलती बस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग हरकत में आया और इस मामले को लेकर बस के कंडक्टर को नौकरी से हटा दिया गया है। हालांकि बस कंडक्टर ने सोशल मीडिया पर वायरल अवैध कोयले की ढुलाई को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि बस पर आलू की बोरियां लोड थी, जिसके प्रमाण के तौर पर उनके पास आलू खरीदारी की रसीद और विभाग को लगेज के लिए दिए गए किराए का रसीद भी मौजूद है। बिहार राज्य पथ परिवहन का संवाहक हूँ, जो 24 तारीख से रांची से गया जा रहे थे, जिस दरमियान हमारे छत के ऊपर आलू का बोरा लोड था और किसी भाई ने वो वीडियो बना करके और सोशल मीडिया पे डाल दिए हैं कि इसमें अवैध कोयला है, जबकि मेरे पास कोयला नहीं है। उसका मेरे पास साक्षी प्रमाण है कि हम आलू लेके जा रहे थे, जिसका मेरे पास आलू का रसीद है और प्लस
जिस डेट में हम सेल जमा किए हैं उस डेट में मेरा लगेज का टिकट काट के सेल जमा किया हुआ है और हमें ड्यूटी से मैंने पुटअप कर दिया गया है। राजधानी रांची में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। कड़कड़ाती ठंड में राजधानी रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां करीब 250 से ज्यादा मरीजों का इलाज रिम्स के फर्श पर चल रहा है। इतना ही नहीं, उनके अटेंडेंट पूरी रात ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं, जिससे मरीज के साथ साथ परिजनों की भी तबीयत बिगड़ने लगती है। रिम्स से इस पर अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। वही दूसरी ओर यही ठंड रिम्स के मरीजों पर हावी होती जा रही है। आप ठीक सामने तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से करीब 200 से ऊपर मरीज न्यूरो वार्ड में भर्ती हैं और भर्ती वार्ड में नहीं बल्कि जमीन पर भर्ती हैं और ठंड इन पर किस तरीके से हावी हो रही है आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मरीजों को धुंध और ठंड में सुबह कुहासा में पूरा अपना दिन बिताना पड़ रहा है। आप परिजन हैं इनके, किस तरीके से आपकी रात बीत रही है मरीज के साथ साथ? एक तो मरीज ऑलरेडी पहले से शिकार है, उनकी तबीयत खराब है। हाँ, ठंडी लग रहा है पूरा, जो कम प्लास्टिक देखे कैसे हम लोग ठंडी में बच रहे हैं। कम्बल मिला, कुहासा धन पूरा है, सुबह सुबह घर लेता है कम्बल। कुछ रिम्स से आपको कुछ तो मिला है, क्या है वो? कम्बल मिला है, चादर है। इसे दिखाइएगा क्या है वो? हाँ देखिए, इसे क्या होता है? ठंड मिटता है, चादर है कि कंबल है ये? चादरी ऐसा है, कम्बल थोड़ी है ये। भैया आप लोगों का क्या हालत रिम्स में, कैसा मरीज के साथ हो रहा है? मरीज के साथ में तो ठंडा लगता है, रात में बूंदा बूंदी आता है। इसी की कंबल को पतला साइज का दिया हुआ है। बता दें कि रिम्स प्रबंधन ने खास बंदोबस्त तो नहीं किया है इस बार मरीजों को लेकर। कंबल के नाम पर ये केवल पतला सा एक चादर है, वो मरीजों को दिया गया है और वहीं दूसरी ओर मरीज की ओवर क्राउड की वजह से लोगों को, हर किसी को बेड नहीं मिल पाता है और 100 की संख्या में जो मरीज है उनका इलाज जमीन पर चल रहा होता है, जिसके बाद अब ठंड का भी मौसम आ गया है और मरीज को इसका भुगतान करना पड़ रहा है। कई मरीजों पर यह ठंड इस बार भारी पड़ने वाला है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और देवघर एयरपोर्ट अब किसी भी संकट काल से निपटने के लिए तैयार है। इसके लिए देवघर एयरपोर्ट पर पुलिस ने एटीएस के साथ साथ मॉक ड्रिल किया, जिसमें एयरपोर्ट परिसर, एयरपोर्ट टर्मिनल, बिल्डिंग और रनवे शामिल है। एटीएस ने एयरपोर्ट सुरक्षा में किसी भी प्रकार की आपात स्थिति जैसे आतंकवादी हमला, हाईजैकिंग आदि होने पर उनकी टाइमिंग और रिस्पॉन्स जांचने के लिए एक सफल मॉक ड्रिल किया। इस दौरान एसपी ने पूरे एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। और झारखंड में बिजली संकट तेजी से गहराता जा रहा है। रांची में करीब 4 से 5 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है, जिससे अक्सर बच्चों की पढ़ाई के वक्त ही घर की बिजली गायब रहती है। परीक्षा का समय बेहद नजदीक है, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने वाले असर से कई पेरेंट्स इस वक्त बेहद परेशान हैं। वहीं बिजली नहीं होने की वजह से लोग अपना काम छोड़ घर पर बैठ गए हैं। इस कटौती के पीछे की बड़ी वजह यह है कि बिजली की कमी पूरे प्रदेश में है। इस पर अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। झारखंड राज्य में बिजली संकट तेजी से गहराता चला जा रहा है। इस वक्त हम राजधानी रांची के शहरी क्षेत्र धुरवा में मौजूद है, जहां का आप नजारा देखेंगे। ये घर है जहां पर सुबह का वक्त है और पूरा का पूरा घर जो है अंधकार में है। पूरा 2 कमरों का ये घर है। पूरे परिवार वाले अंधेरे में बैठे हुए हैं और सुबह और शाम 2 समय ऐसा होता है यहाँ पर जहाँ करीबन घंटे लाइट कटे रहते हैं। आप कैसे आप लोग बिता रहे हैं, क्या स्केड्यूल है लाइट का, कैसे बिता रहे हैं? सुबह और शाम में लगभग मिनिमम 4 घंटा लाइट कटता है सुबह और शाम का। तो सुबह में तो उससे उतना दिक्कत नहीं हो पाता है, बट फ़ोन चार्जिंग या फिर इमरजेंसी जो चार्जिंग होता है वो नहीं कर पा रहे हम लोग। क्या करते हैं आप? बैठे रहते क्योंकि अंधेरे में तो कुछ काम हो नहीं सकता है। रात में पढ़ाई नहीं हो पाता है और खाना बनाने में दिक्कत होता है। बैठे रहते जो इमरजेंसी से काम होता है उतना होता है, उसके बाद फिर आराम से बैठे रहते। फिर सुबह में तो काम हो जाता है, पर फ़ोन चार्जिंग, इमरजेंसी चार्जिंग सब में प्रॉब्लम आता है। लगातार सरकार जो है मदद नहीं कर पा रही है, लाइट बिजली संकट हो रहा है बार बार बिजली कटने की वजह से हमारे पढ़ाई पे बहुत दिक्कत हो रही है। हम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे और सेमेस्टर 2 का एग्जाम चल रहा है अभी, इसके कारण बिजली ऐसे इतना कटना अच्छा बात नहीं है। सुबह लाइट कट जाता है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, दिक्कत होता है। दिक्कत होता है और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, अंधेरा में बैठे रहते हो।
बता दें कि झारखंड राज्य में कुल 2600 मेगावाट की बिजली की मांग है, लेकिन फिलहाल 2100 मेगावाट जो है पूरा हो पा रहा है, आपूर्ति उतनी की हो पा रही है। अभी भी 500 मेगावाट का अंतर साफ साफ सामने नजर आ रहा है, जिसके कारण ये जो बिजली संकट है वो झारखंड राज्य में उत्पन्न हो रही है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। 2021 और 2023 का भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु ऑफिसर भारत दर्शन के दौरान झारखंड के जमशेदपुर पहुंचे, जहां डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने आईएफएस के ट्रेनिंग ऑफिसर को वन विभाग से संबंधित कई प्रकार की जानकारियां साझा की। उन्होंने वन विभाग की गतिविधि के साथ ही कार्यशैली के बारे में भी बताया। इस दौरान वन विभाग और जिला प्रशासनिक पदाधिकारी ने भी आईएफएस ट्रेनिंग ऑफिसर को अपने अनुभव साझा किए। आईएफएस प्रोबेशनर्स जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं बैच 21-23 के, वो अपने भारत दर्शन में है। मींस उनके थीमेटिक टूर्स होते हैं जो कि हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी जगह करते हैं। ये ईस्टर्न टूर है जिसमें कि वो यहाँ अभी झारखंड में जमशेदपुर फॉरेस्ट डिवीजन में आए हुए हैं। उन्हें अभी एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से जमशेदपुर फॉरेस्ट डिवीजन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है उसके बारे में बताया गया है। साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा क्या कोऑर्डिनेशन है ये भी बताया गया है। और खबर बोकारो के बेरमो से है, जहां पर फुसरो नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार की मौत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सूचना मिलते ही कई रिश्तेदार और शुभचिंतक उनके घर पहुंचने लगे। मौत की झूठी खबर बेरमो की फिजा में ऐसी उड़ी कि पूर्व उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार को लोगों के सामने आना पड़ा। उन्हें सोशल मीडिया से संदेश देना पड़ा कि मैं अभी जिंदा हूं। कृष्ण कुमार ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि कोई मेरी मौत के बारे में झूठी खबर फैला रहा है। उन्होंने इसकी लिखित शिकायत बेरमो थाना में दर्ज कराई है और उचित कार्रवाई की मांग की है। मीडिया को बदनाम नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया आज देश का बहुत विश्वसनीय एक मंच है जहां लोग अपनी बातों को शेयर करते हैं, एक दूसरे से अपने बातों को बताते हैं। और इस तरह का भ्रामक न्यूज डाल करके लोगों में कंफ्यूजन पैदा किया और अब बहुत सारे लोग घर पर आने लग गए और हमारे परिवार के लोगों को जब पता चला तो बहुत चिंतित हो गए। और मैं ऐसे लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोग सोशल मीडिया को बदनाम नहीं करें और संयम बरते और सोशल मीडिया का लाभ उठावे। गुमला के मालम पंचायत अंतर्गत पहाड़ों में बसा तिलवारी पाठ गांव मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। यहाँ एक नव प्राथमिक विद्यालय है जहां तिलवारी पाठ और उमाकोना पाठ के लगभग 30 आदिम जनजाति बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, लेकिन 30 बच्चों का भविष्य एक पारा शिक्षक के भरोसे है। जिस दिन शिक्षक नहीं रहते उस दिन विद्यालय बंद हो जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। वहीं कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को एक साथ बिठाकर पढ़ाया जाता है। विद्यालय का भवन भी काफी जर्जर है, जहां जान जोखिम में डालकर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। कभी गढ़ा से कभी टंकी से लाना। टंकी कितना दूर है यहाँ से? ढेरे दूर हुए। और इन आसपास स्कूल का आसपास चापाकल नखे तो एकले पानी लेके आविसला। वो देख के गए यहाँ की स्थिति? हाँ, नहीं इस बार नहीं आए हैं, गत साल ही आए थे वो। लेकिन स्थिति तो जस के तस है। जस का तस अब तो ये तो खतरा से खाली नहीं है बच्चा लोगों को पढ़ाना। तब यहाँ तो कोई नहीं बैठता है। इसका मतलब बच्चा का जान से खिलवाड़ कर रहा है शिक्षा विभाग। हाँ, क्या कहना है इसमें आपको? अब तो हमको तो ना सरकार हमको भवन की मरामती करे या तो हमको तो स्कूल छोड़ना होगा जैसा लगता है। कहीं पर ना बच्चा खेलते खूनते रहते हैं, नहीं रहते हैं ना, बच्चा तो आएगा ही यहाँ खेलेगा, उसके बाद में खतरा हो सकता है। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।